एक अच्छा बच्चा अगर हिंदी में उसके कम नंबर आए तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, बस आप ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि बच्चों की लिखने की आदत खत्म होती चली जा रही है। कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है या चैप्टर्स है कि जिनमें से ज्यादातर फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हो? बोर्ड एग्जामिनेशन में जब बच्चा अटेम्प्ट करे पेपर को तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करे और क्यों करे? लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे आज हमने इनवाइट किया है हमारी पूरी टीम ने मीना खत्री मैम को, जो हिंदी विषय की शिक्षिका हैं और पिछले 34 सालों से हिंदी विषय पढ़ा रही हैं। मेरा ये मानना है कि हिंदी विषय बोलने में जितना आसान है उतना ही मेरे ख्याल में 10th के एग्जाम देने वक्त वो अचानक से इतना कठिन हो जाता है कि लोगों के परफॉर्मेंस को बिगाड़ देता है। मतलब अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, जो परसेंटेज की बात करें, उसमें उनके मार्क्स बिगड़ जाते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जो मैं मीना मैम को से रूबरू करवाऊंगा आज आप लोगों को, उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं। मतलब हिंदी में देखिए, आप जानते हैं कि रीडिंग सेक्शन भी होता है इंग्लिश की तरह, ग्रामर भी होता है, राइटिंग भी होता है और लिटरेचर भी होता है। तो उसमें तमाम तरीके की वैरायटीज होती है। तो उनमें हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके, टेंशन को अवॉइड करके कैसे लिखें, कि किस तरीके से जो इवैल्यूएटर है उसको अट्रैक्ट करें कि वो मजबूर हो जाए ज्यादा नंबर देने के लिए। तो वेलकम मीना मैम। धन्यवाद। तो हम सवाल शुरू करते हैं मीना मैम से। मीना मैम, मुझे ये बताइए आप कि जो आजकल के बच्चे हैं, मतलब मैं आजकल के बच्चे तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 10th के बच्चे जो भी बोर्ड में आते हैं, अचानक से उनका परफॉर्मेंस खराब क्यों होने लगता है? मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं वो, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा करते हैं, साइंस में अच्छा करते हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और एसएसटी में भी अच्छा करते हैं। बट एक अच्छा बच्चा अगर हिंदी में उसके कम नंबर आए तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, बस आप ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे जो है वो सब्जेक्ट को इक्वल समझें, सभी सब्जेक्ट्स को। बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स, साइंस, इन पर ज़्यादा समय देते हैं जी। हिंदी को बहुत कम समय देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हम याद कर लेंगे और कर देंगे, थोड़े से समय में हम कर लेंगे। क्योंकि ऐसा बच्चे बोलते भी हैं कि मैम 4 दिन की छुट्टी मिल रही है, 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी जैसा कि आपने कहा, हिंदी जितनी आसान लगती है उतनी ही मुश्किल है। हिंदी की जो व्याकरण का पार्ट है उसे भी हम मैथ्स की तरह रूल्स के अकॉर्डिंग ही तैयार कर सकते हैं। आसान नहीं है हिंदी बिल्कुल भी। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट हिंदी है। इतना साहित्य है, इतनी ज़रूरत है पढ़ने की। और आजकल जो ये अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल हो गए हैं, सबसे बड़ी कमी तो यहीं पर आ रही है कि बच्चों का हिंदी की तरफ से रुझान ही कम हो गया है। तो मेरा कहना यह है कि बच्चे जब एक टाइम टेबल बनाएं, उसमें हिंदी को भी बराबर का हिस्सा रखें, जिससे कि उन्हें प्रैक्टिस बनी रहे जी। और वो उसे उनमें हिंदी सब्जेक्ट में भी उनका रुझान हो। और फिर मेरा कहना ये भी है कि हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तो हम ऐसा पढ़ाएं कि वो हिंदी को भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट माने और उनका रुझान उसमें हो, उनका इंटरेस्ट आए उसमें, और वो हिंदी को भी उतनी ही तैयारी के साथ तैयार करें जैसे मैथ्स और साइंस को करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया मैम ने, मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही है, बाकी व्यूअर्स बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि एक तरीके से ये फैशन सिंबल भी बन चुका है अंग्रेजी, कि अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारा मतलब हमारा एक इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। चलिए, बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। देखिए, इसके लिए मैं कहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, हमें अंग्रेजी की ज़रूरत है समय को देखते हुए, लेकिन जहाँ हम पले बड़े हैं, जो हमारी मातृभाषा है, उसके लिए हमें बिल्कुल सजग रहना चाहिए। पेरेंट्स को भी इस बात को समझाना चाहिए बच्चे को कि हिंदी में जो प्यार है, हिंदी में जो समझने की शक्ति है, वो हमारी अंग्रेजी में नहीं मिलती देखने को। तो ये बात ज़रूरी है कि हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना भी ज़रूरी है। जी। तो इसी थीम में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल मैं मीना मैम से पूछना चाहता हूँ। मैम,
हमारे 3 सेक्शंस होते हैं या 4 सेक्शंस होते हैं, मैं तो भूल गया। जी। तो उसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में जब बच्चा अटेम्प्ट करे पेपर को, तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करे और क्यों करे, ये मेरे व्यूअर्स को आप बताइए, और लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू। देखिए फरहान सर, पाठ तो सभी करने हैं हमें जी। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि जो हमारा अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है जी। उसको हमें बहुत ध्यान से बच्चे को पढ़ लेना चाहिए, बार बार पढ़ ले, क्योंकि वो हमारा पढ़ा हुआ पार्ट नहीं होता है। जी। उसमें से आंसर्स निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, खास तौर से काव्य। वही बात फिर आ जाती है कि बच्चा कम से कम पढ़ता है हिंदी को, तो काव्य में प्रश्न उत्तर निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसे अर्थ करना नहीं आता। तो उसे बार बार बच्चा पढ़ ले, बार बार पढ़ ले, जिससे कि उन्हें वो कर सके। एक वही सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो मेरे ख्याल से उन्हें सबसे पहले खंड का जो है हमारा जी। अपठित गद्यांश और पद्यांश, उसे जरूर अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं बच्चों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि बच्चे क्या करते हैं, खंड का में से एक प्रश्न कर लिया जी। और फिर एक कर लिया खंड खा में से, फिर एक कर लिया खंड गा में से। ऐसा ना करें, जो सेक्शन उन्हें पहले चूज करना है वो उसका ही सारा पार्ट कर लें और उसके बाद दूसरे सेक्शन को अटेम्प्ट। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पहले पूरा अटेम्प्ट कर लें, जो भी है, एक सेक्शन जो भी है। बहुत ही बढ़िया। ये अनुभव से बोल रही है मीना मैम, तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स से कि इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से ध्यान से दें, देखें, ताकि वो उस पर अमल कर सकें ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन और स्पेसिफिकली अपने हिंदी पेपर में। मैम, मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम से पहले कैसे तैयारी की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाएँ बच्चों के। मतलब जब आपकी क्लासेस खत्म होती हैं और बोर्ड एग्जाम जब शुरू होने होते हैं, तो उसके बीच में जो हमें गैप मिलता है, उसमें किस तरीके से हिंदी की तैयारी की जाए कि बच्चों के मार्क्स बढ़ जाएं। जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ अपनी हमेशा पढ़ाते समय, कि जितना भी हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है, जब टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है, हिंदी कोई रटने की जरूरत नहीं है जी। जब टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है तब आप उसे इतने ध्यान से सुनिए, उसे दोबारा पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं होती है लर्न करने की हिंदी को। आप केवल समझें, उसको देखें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। जब आप काव्य पढ़ते हैं खास तौर से, तब इन चीजों का ध्यान रखें। और ठीक है, बच्चा नहीं अगर एक्सप्लेनेशन सुन रहा, तो आपने पूछा है कि तैयारी कैसे करें उन दिनों में, तो वही बात आ जाती है कि देखिए, रूल्स जो लिखवाए जाते हैं, अगर हम व्याकरण की बात कर रहे हैं तो सभी में रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को वो जरूरी पार्ट है लर्न करना, उसे आप लर्न कर लें और प्रैक्टिस करें बार बार। कुछ सेंटेंसेस की या लेसन वाइज आप उन रूल्स को करके उसमें लगाएं, उस हिसाब से उन सेंटेंसेस को बनाएं, जो भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है जिसमें भी। जी। तो उस प्रैक्टिस से ही आपको आ जाती है। और अगर हम साहित्य की बात करें तो लेसन को आप बार बार पढ़ लीजिए, किसी आंसर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी भी हिंदी याद करने की जरूरत है ही नहीं। अगर टीचर का आप सुन रहे हैं, अगर आप लेसन को बार बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं होती है हिंदी याद करने की, ग्रामर को छोड़कर। देखिए, मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे भी काफ़ी सालों का अनुभव हो चुका है, तो मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि जो टीचर पढ़ाता है, अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। एक सवाल इसी के अंदर, इसी का है, ये अगला सवाल नहीं है मैम, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है या चैप्टर्स हैं कि जिनमें से ज्यादातर फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हों? जी, कोई बताइए जरा बच्चों को हमारे। देखिए, 10th क्लास काव्य में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है हमारा जी, आत्मकथ्य है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से जरूर हमें आंसर्स, क्वेश्चन से रिपीट करेंगे आप? जी, हमारा काव्य में 10th में क्षितिज, जो हमारी NCERT की बुक है जी,
उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जी आत्मकथ्य, जी दंतुरित मुस्कान, जी। ये ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं कि इनमें से हमें प्रश्न जरूर मिल जाता है बोर्ड में, ये मेरा अनुभव है। वेरी नाइस। और मैं तो अपने बाकी टीचर्स को भी ये कहना चाहती हूँ जो हिंदी पढ़ाते हैं कि हम अगर पिछले 5 साल 10 साल का भी पेपर लेके बच्चों को कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स के कुछ ऐसे प्रश्न दे दें जो आते ही हैं, तो बच्चे को बहुत फायदा होने वाला है। वो जरूर से जरूर स्कोर करेगा, क्योंकि फिर उसको लगेगा ना कि ये हमें 15 क्वेश्चन करने हैं, इसमें से हमें 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है वो बच्चे को बहुत आगे ले जाती है। ऐसे ही हमारा साहित्य में है, गद्य में, उसमें हम एक कहानी ये भी जरूर आ जाता है इसमें से कोई क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, इस तरह के जैसे हम पढ़ते हैं ये बाल गोविंद भगत, मैंने कई बार सुना है ये, है ना। हाँ, और ये सारी चीज जो 2-3 लेसन ऐसे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से जरूर मिल जाता है। बच्चों आप तो सुन रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, इतने इम्पोर्टेंट मैम, जी। मैं इसी वजह से अपने प्लेटफॉर्म पे अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर्स को बुला रहा हूँ ताकि आपकी सहायता हो सके। मैम इसी थीम में मेरा अगला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे हैं जो 10th के लिए अपीयर हो रहे हैं इस साल या अगले साल अपीयर होंगे, तो उन्हें सिर्फ अपने सिलेबस की किताबें वो पढ़ें या कुछ ऐसा भी एडिशनल किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल है कि जिनको लगाया जाए या जिनको पढ़ा जाए, जिनको समझा जाए, उनको पढ़ने से बच्चों को एक आत्मविश्वास आए उनके अंदर और वो बेटर कर पाए, अच्छा कर पाए? देखिए सर, आत्मविश्वास के लिए तो हम जितना पढ़े उतना ही बिल्कुल, बेशक। कभी उसकी पूर्ति तो की नहीं जा सकती ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर हम बात हिंदी की केवल कर रहे हैं तो बेशक उसको में इंटरेस्ट लेने के लिए, जैसे प्रेमचंद है, गोदान है, वो उनकी पंचतंत्र की कहानियां हैं, अगर हम उन्हें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारा जरूर इंटरेस्ट बढ़ेगा। वो ऐसे उपन्यास हैं उनके कि हमें हिंदी पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और आगे पढ़ने के लिए भी मजबूर करते हैं कि हम कुछ और भी पढ़ें। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं तो वो हमें उसमें इंटरेस्ट तो लाता ही है। और रही अगर सिलेबस की बात, तो हमारे बच्चों के, आज के बच्चों के लिए तो सिलेबस ही बहुत है। हाँ, पहले वो उसे तो पढ़ ले, बहुत कतराते हैं वो, बहुत कतराते हैं। मैम व्याकरण के लिए, मतलब हो सकता है कि मेरे सवाल कुछ आपको ऐसे लगें कि एक दूसरे से मिलते जुलते हों, बट हैं अलग। मैंने क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने, और सिर्फ रिसर्च करने के बाद नहीं, मैं आप लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले काफ़ी जो 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे इंटरेक्शन किया है, और वो रिसर्च करने के बाद ये देखिए, ये सवाल जो है मेरे पास, मैं पहले ही दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये सवाल मैंने उसी वजह से लिखे हुए हैं ताकि मैं अपने जो गेस्ट को मैं इनवाइट कर रहा हूं उनसे पूछ सकूं। मैम एक सवाल और मैं पूछूंगा आपसे, ग्रामर, जैसे हम व्याकरण की बात करें, तो व्याकरण में वो ऐसा क्या करें, क्या उन्हें मतलब किताब में तो देखिए लिमिटेड एक्सरसाइजेस दी गई होती है? नहीं सर, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, क्योंकि हमारे फिर लास्ट में सैंपल पेपर्स भी आ जाते हैं जी मार्केट में। हम यही सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि आप सैंपल पेपर लें, उन्हें टीचर एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस दे दें, उनके पास तो कलेक्शन होता है ना। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक है किताब हमारी जो सिलेबस के अंदर है और एक है सैंपल पेपर्स। तो सैंपल पेपर्स तो अलग हो गया, मतलब ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सिलेबस से ही एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिस कर तो इसीलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो हमारे पास अब ये 3 ऑप्शन हो गए हैं। पहला ऑप्शन हमारी किताब, दूसरा ऑप्शन हमारा सैंपल पेपर, और तीसरा ऑप्शन गूगल से भी बहुत सारी ऐसी साइट्स होती है जिसमें से तमाम क्वेश्चन दिए जाते हैं, सैकड़ों क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्या उन तीनों का मिक्सचर करें बच्चे, कॉम्बिनेशन करें? देखिए, मैं गूगल को ज्यादा जी नहीं अच्छा मानती, उनमें आंसर्स दिए हुए होते हैं, ज्यादातर सॉल्व होते हैं वो। नहीं तो उसके लिए बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती वो से। देखिए, तर्क शक्ति जो है वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, तर्क शक्ति हमारी, बिल्कुल सही, हमारी सोच। बच्चा क्या करता है, सॉल्व पेपर लिया, नहीं आ रहा, देख लिया आंसर,
बात खत्म हो गई। उसे सोचने समझने की शक्ति कब आती है? जब वो अनसॉल्व को सॉल्व करता है। मेरा मानना तो यही है कि जब देखिए केवल 4 लेसन, मैं यही कहूंगी सबसे कि हम इतना ज्यादा बच्चे को प्रैक्टिस करा दें कि वो बुक और क्लास उसमें इतना परफेक्ट हो जाए कि वो फिर कहीं से भी कोई भी सेंटेंस आए, वो अपने जो रूल्स हम लोग लिखवा रहे हैं उन्हें लर्न करके उनमें वो लगा दे, कभी गलती नहीं होगी। सुन रहे हैं बच्चे आप लोग? कभी गलती हो ही नहीं सकती। या आप लोगों के लिए टीचर्स कितना सोच रहे हैं, मतलब आप इमेजिन करिए कि वही चीज़ें जो क्लास में बताई जा रही हैं ये आज लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे भी बताई जा रही हैं कि टीचर हमेशा आपके भले के लिए सोच रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप किसी भी तरीके से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंस ना हो। आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं क्लास में और किताबों में, सारी चीज़ें। अगर हम एक लेसन के ग्रामर के एक लेसन के 50 और 60 सेंटेंस कर लेते हैं जी, तो हमें रूल्स तो लगाने वैसे ही आ जाएंगे। बिल्कुल। अभ्यास तो बहुत बड़ी चीज है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करते रहो तो क्या नहीं आ जाता। एक पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, अगर रोज रस्सी उस पर लगाई जाए तो पत्थर भी घिस जाता है, उस पर भी निशान आ जाता है। तो ये तो हमारा दिमाग है, हम बुद्धिजीवी हैं। तो बिल्कुल सही आंसर, सही डायरेक्शन में आंसर दे रही हैं मैम, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई टिपिकल आंसर दे रही हैं कि बच्चों को समझने में जरा सी भी परेशानी आए। आप अभ्यास करिए, मतलब हमारा मतलब मैं सजेशन तो नहीं कहूंगा, मैं एडवाइस कहूंगा कि आप इतना अभ्यास कीजिए कि आपके सामने जब एग्जामिनेशन में मैम कोई क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये हमने किया था, ये किया है, इसी की तरह किया है, हमने किया था, ये अच्छा, वही है। मैम मैं आपसे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आपको कभी ऐसा लगता है, या मेरे व्यूअर्स या जो टीचर्स, दूसरे भी अनुभवी टीचर्स इन वीडियोस को देखेंगे, मुझे यकीन है वो देखेंगे, मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को इतना कैपेबल बनाना चाहते हैं कि जैसे अगर मैं अपने बच्चों को 2 कलर्स दूं, एक ब्लैक दूं और एक व्हाइट दूं, और मैं उनसे पूछूं कि ये कौन सा कलर है, तो क्या वो कंफ्यूज होंगे ब्लैक कलर को गैस करने में? नहीं। तो जैसे वो ब्लैक कलर को और व्हाइट कलर को गैस करने में कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं भी यही चाहता हूं कि जब कोई सवाल आए तो उसका आंसर बिना किसी कंफ्यूजन के ऐसे ही दिया जाए। जी, उसके लिए बच्चा जब पढ़ाया जाए, खास तौर से जब एक्सप्लेनेशन पार्ट हो और ग्रामर पढ़ाई जाए, तो मैं बच्चों से कहूंगी आप एब्सेंट बिल्कुल ना हो। देखिए जो लेक्चर होता है वो हमारे यहाँ फिट हो जाता है, मेरा मानना ये जी। और खुद से पढ़ना एक अलग चीज है जी, है ना। हम किसी को सुनते हैं तो हमें वो ज्यादा याद रहता है। जी बिल्कुल सही है ना जी। तो इसके लिए आप बच्चे एब्सेंट कम से कम हो। दूसरी चीज, हम उसको इतना करते जाएं, देखिए रिपीट तो वही सब कुछ होता है ना। बिल्कुल। शब्द अगर बदल जाएं, मैथ्स में भी डिजिटी तो बदलती है, रूल्स तो वही होते हैं ना। यही हमारे हिंदी के पार्ट का बात, रूल्स तो हमारे वही हैं। अगर हमने 50 और 60 सेंटेंस में बार बार कह रही हूँ, एक लेसन में से कर लिए, एक पार्ट के कर लिए, तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। ब्लैक और व्हाइट बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलना चाहता हूँ, फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ इस बात को कि हर एक चैप्टर से, हर एक, हम साहित्य की बात कर रहे हैं कि ग्रामर की व्याकरण की बात कर रही है, कि हर एक मतलब एक कॉन्सेप्ट से अगर आप 50 से 60 सिर्फ सवाल लगा लेंगे, एक्सरसाइजेस लगा लेंगे, तो आपको, मुझे नहीं लगता मैम 100 में से 90 सर ब्लैक और व्हाइट में कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। जो मैंने बोला ब्लैक एंड व्हाइट और साहित्य पढ़ने का तरीका भी मैं बता दूं, आप पाठ को बार बार पढ़िए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे आपको छोटे छोटे से आंसर्स खुद मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा और वो आप खुद ही अपने प्रश्न बना लेंगे और खुद ही आंसर ले लेंगे, जब आप लेसन को बार बार पढ़ेंगे। अच्छा, हिंदी मैं फिर से कह रही हूँ, लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती साहित्य को। मैम लेसन कोई ने खुद नहीं पढ़ना है, मतलब लेसन तो टीचर पढ़ाएगा। वो एक्सप्लेनेशन, मैंने वो तो पहले ही कह दिया कि एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप एब्सेंट ना हो।
एक बार जो हम टीचर ने सुनते पढ़ाया, हैं वो हमारे यहाँ फिट होता है। एक बार आपको टीचर ने पढ़ाया, आप घर जाए उसको बार बार रिपीट बार करें। बार पढ़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको अंडरलाइन करें और अगले दिन बिल्कुल। टीचर से डाउट पूछ लीजिए आप अपना। डाउट्स क्लियर करें। ठीक है मैम, थैंक यू इस सवाल के लिए। मैम एक मेरा चीज और सर, ये परेशानी उन बच्चों के लिए आती है जो कम से कम पढ़ते हैं, उनके डाउट्स निकलते नहीं हैं। डाउट्स कब निकलते हैं? जब हम बार बार पढ़ेंगे तभी तो डाउट्स लाएंगे। एक सवाल हमारे जो दोस्त हैं, हमारे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के जो डायरेक्टर हैं हमारे साजिद सर, उनकी तरफ से ये एक सवाल आया है। बिहाइंड द कैमरा बैठे हुए हैं वो, मतलब कैमरा मैन नहीं है बट बिहाइंड द कैमरा हमेशा बैठते हैं वो, हमेशा गाइड करते रहते हैं हम लोगों को। उनकी तरफ से एक सवाल आया है कि बच्चों की लिखने की आदत खत्म होती चली जा रही है, मतलब ऐसा क्या करें कि उनको इंटरेस्ट क्रिएट हो कि वो लिखें, ऑटोमेटिकली वो लिखना शुरू कर दें। और देखिए बिना अभ्यास के लिखने के वो वहां क्या लिखेंगे आप बताइए? सिर्फ पढ़ते रहें, सिर्फ वीडियोस देखते रहें यूट्यूब में, सिर्फ सुनते रहें, मुझे नहीं लगता कि इससे उनका जरा सा भी कोई परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लिखने की उनकी आदत को हम कैसे बढ़ाएं कि वो बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें लिखने में? मैम प्लीज। देखिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा ये तरीका हो कि टीचर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा है या क्लास में कोई वर्क करा रहा है तो वो डिक्टेट करे और स्पीड को बढ़ाता चला जाए। जी, बच्चा लिखता जाएगा, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी अगर हम डिक्टेट करते हैं। जी, है ना। और दूसरा, उसे अगर हम दे रहे हैं कि आपको ये हमने 4 प्रश्न दिए हैं, इनका आंसर आप लिख कर ही लाएंगे और लर्न भी होना चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए। उसे हम देखें, 4 प्रश्न भी अगर वो रोज लिखता है तो वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ टाइम तो निकालेगा जरूर, और हम उसको देखते हैं तो नेचुरल है, उसकी स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। देखिए स्पीड की कमी कहाँ पर आती है कि फिर वही बात आ जाती है, बच्चा दिन भर मैथ साइंस करता रहता है, हिंदी को केवल वो लर्निंग पे छोड़ देता है। तो इसका मतलब स्पीड में उसकी कमी नहीं है, इंटरेस्ट की कमी है। इंटरेस्ट की कमी, लिखने में इंटरेस्ट इसीलिए नहीं आता। मैम मगर आपने एक बात बोली यहाँ पर, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आपने बोला कि टीचर क्लास के अंदर उसे कुछ सवाल दे और करवाए, तो इसके लिए तो फिर टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं देखिए हिंदी में इंटरेस्ट बच्चे का कम होता जा रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम अपने, देखिए बच्चा क्या है, हमारे देश का नागरिक ही तो है, बोलेगा तो हिंदी ना, अगर राजनीति में भी जाएगा तो हिंदी ही करेगा। गुरु तो एक ऐसी चीज है कि वो बच्चे को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। बिल्कुल, गुरु का तो कर्तव्य है, बच्चे को हिंदी में इंटरेस्ट लाना कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है, थोड़ा सा अगर हम सजग हो जाएं तो। बिल्कुल। तो मैंने मैम से उनके 34 साल के अनुभव का निचोड़ यहाँ कोशिश की है कि मैं अपने व्यूअर्स को, और स्पेसिफिकली हमारे जो 10th में बच्चे अपीयर हो रहे हैं इस साल 2024 और 2025 के, मैंने कोशिश, अपनी भरसक कोशिश की है और काफ़ी डेटा कलेक्ट किया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, और बच्चों से भी मैंने कुछ बहुत सारे इनपुट्स लिए हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आज मीना खत्री मैम से लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे ये सवाल पूछने की कोशिश की, और मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी फील कर रहा हूँ अपने आप को कि जिस खूबसूरती से मीना मैम ने अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किया है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी नहीं रहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बच्चों को इससे 110% फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच मीना मैम। आखिरी में आप लॉजिकली सेंसिबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वेयर 2 पीपल मीट, डिस्कस एंड शेयर के थ्रू आप कुछ बोलना चाहेंगी, बच्चों को अपना आशीर्वाद देना चाहेंगी, और हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉडकास्ट करें और बच्चों को ऐसे ही फायदे पहुंचाते रहें। सर सबसे पहले तो मैं आपकी इस कोशिश की बहुत सराहना करती हूँ। शुक्रिया कि आप इस तरह का एक प्लेटफॉर्म लेकर आए जहाँ बच्चों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। और बच्चों को मैं अपना यही आशीर्वाद देना चाहूँगी कि बेटा खूब पढ़ो, खूब लिखो, देश के अच्छे नागरिक बनो, समाज को ऊपर लेकर जाओ। हिंदी एक ऐसी चीज़ है जो हमें प्रेम सिखाती है,
और जब हमारे अंदर प्यार की भावना आती है तो बदले की भावना वैसे भी समाप्त हो जाती है। एक दूसरे पर प्रेम करो, आगे बढ़ो, खूब पढ़ो लिखो, जिससे आपके गुरु भी खुश हो, आपके माता पिता भी खुश हो, समाज में आपको एक ऊंचा स्थान मिले, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।